हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीयूईटी 2022 के लिए एमएससी लाइफ साइंसेज के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस। एंड इन क्वेश्चंस में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे एंड इम्पोर्टेंट एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम ये जो भी सीरीज है हमारी इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। तो ये जो सीरीज होगी ये एक तो जो एमएससी लाइफ साइंसेज के एग्जाम है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसके अंदर जो बायोलॉजी या फिर हम बोल सकते हैं लाइफ साइंसेज इंक्लूड होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। चाहे वो एग्जाम नीट से रिगार्डिंग हो गया या फिर सीएसआईआर नेट हो गया, इसके अलावा और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम डेली कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनकी एक्सप्लेनेशन एंड आंसर्स के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, क्रोमोपेक्सी इज अ काइंड ऑफ। क्रोमोपेक्सी क्या होता है यहाँ पे? ये एक टाइप का फैगोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस होता है, सेल वोमिटिंग होती है या फिर ये एक्सोसाइटोसिस होता है। तो सबसे फर्स्ट जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ होता है, लाइक अब की बार जो मोस्टली अब जो ये क्वेश्चन सीयूईटी का एग्जाम होगा वो भी सीबीटी मोड होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड होगा। और धीरे धीरे करके सारे ही एग्जाम्स जो है सीबीटी मोड में शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी कि आपके पास एक कैपेसिटी होनी चाहिए, एक हैबिट होनी चाहिए या फिर हम बोल सकते हैं आपके पास एक पेशेंस होनी चाहिए कि आप स्क्रीन को रीड कर सको। और जितना स्क्रीन को रीड करोगे उतना ही आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके उसका आंसर देने में आसानी रहेगी। तो जितना हो मैक्सिमम आप ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन जो भी आपके मोबाइल में या फिर स्क्रीन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्रोमोपेक्सी क्या होता है? तो सबसे पहले या तो क्वेश्चन को समझ लो या फिर जो ऑप्शंस हैं उनको उनको उनके मीनिंग निकाल लो। देखो, क्रोमोपेक्सी क्या होता है? एक टाइप का प्रोसेस होता है एंड या फिर हम बोल सकते हैं ये एक सेल की कैपेसिटी होती है। तो ये कैपेसिटी होती है कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग सेल टू टेक अप। टेकअप करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी लिविंग सेल की उसको क्रोमोपेक्सी बोला जाता है। तो यहाँ पे हिंट हो गया कि टेकअप होता है यहाँ पे, ठीक है, टेकअप होता है, एनग्लफ होता है कोई भी चीज। तो टेकअप किसके अंदर होता है? देखो, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस दोनों के अंदर ही टेकअप होता है। लेकिन यहाँ पे पिनोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है? फ्लूइड एंडोसाइटोसिस होता है। एंड इसके अंदर सिंपली हम बोल सकते हैं ये भी एक टाइप का ही एंडोसाइटोसिस होता है जिसके अंदर लार्जर पार्टिकल्स जो है वो अपटेक किए जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसको यहाँ पे कोई भी ये सब्सटेंस जो है अपटेक करनी है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे इनफोल्डिंग करेगी एंड जिसकी हेल्प से ये जो भी सब्सटेंस है, फूड है, न्यूट्रिएंट है, वो अंदर आ जाएगा एंड ये वेसिकल की फॉर्म में फिर ये अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये फैगोसाइटोसिस के अंदर होता है, पिनोसाइटोसिस के अंदर फ्लूइड इनटेक होता है। ये एक हिंट है। पिनोसाइटोसिस, जब भी फ्लूइड इनटेक की बात होती है तो पिनोसाइटोसिस होता है, अदरवाइज हम फैगोसाइटोसिस ही लेके चलेंगे। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है? एक अपटेक होता है, एक टेक अप होता है सेल के अंदर। सेल वोमिटिंग एंड एक्सोसाइटोसिस ये दोनों ही क्या है? एक टाइप के ये तो एक्सोसाइटोसिस है, ये और सेल वोमिटिंग को भी एक्सोसाइटोसिस ही बोला जाता है। तो ये भी क्या होते हैं? एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा? ये सेल हो गई और सेल के अंदर ये वेस्ट मटेरियल जो इसको बाहर निकालना है, तो ये सेल क्या करेगी? सेल जो है ये पहले ये वेसिकल से यहाँ फ्यूज करेंगे और फिर ऐसे करके ये क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। तो इसके अंदर बेसिकली इंटरनलाइजेशन होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ इनफोल्डिंग करती है। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस ही क्या होता है? सेल के अंदर टेकअप करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक टाइप का एंडोसाइटोसिस होता है। तो क्रोमोपेक्सी इज अ काइंड ऑफ फैगोसाइटोसिस। राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा या फिर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which one of the following cell organelle oxidized very long fatty acid chain? कौन सी सेल ऑर्गेनल ऐसी है जो कि वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन को ऑक्सीडाइज करती है? प्रोक्सीसोम करती है, न्यूक्लियोसोम करती है, गोजी ऑपरेटस करती है, या फिर डिक्टियोसोम करती है? राइट आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें इन चारों ऑप्शंस की, एंड ये काम हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनल है जो कि वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स को एसिड चेन को ऑक्सीडाइज करती है। तो इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ऑप्शंस है इनके क्या क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले प्रोक्सीसोम का देखेंगे। प्रोक्सीसोम के अंदर क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अकर एक्सक्लूसिवली इन प्रोक्सीसोम। प्रोक्सीसोम के अंदर ही बीटा ऑक्सीडेशन होता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का। एंड यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बोला है, यानी कि केवल प्रोक्सीसोम के अंदर ही होता है ये वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें ए डेरिवेटिव ऑफ, हाउएवर कोएंजाइम एक डेरिवेटिव है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन प्रोक्सीसोम। ये एक एक्सेप्शन है। कोएंजाइम ए एक डेरिवेटिव है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया एज वेल एज प्रोक्सीसोम दोनों के अंदर ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का ऑक्सीडाइज कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? प्रोक्सीसोम के अंदर होता है। तो राइट आंसर प्रोक्सीसोम हो जाएगा यहाँ। न्यूक्लियोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? सारे ऑप्शंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, उनके फंक्शंस या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि कभी इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट हो जाए। तो न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? बेसिक पैकिंग यूनिट्स होती है डीएनए की, विच फ्रॉम द हिस्टोन प्रोटीन, एंड ये हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है, अराउंड विच डीएनए इज कोल्ड। डीएनए ऐसे इनके अराउंड कोल्ड होता है, यहाँ पे क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। They serve as a scaffold for formation of a higher order chromatin structure as well as a layer of regulatory control of gene expression। ठीक है, एक तो ये स्कैफोल्ड करते हैं ताकि क्रोमेटिन स्ट्रक्चर जो है, हायर ऑर्डर जो है इसके अंदर क्रोमेटिन स्ट्रक्चर बन जाए। एंड इसके अलावा यहाँ पे ये रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन भी शो करते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर ये डीएनए को डैमेज से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम का फंक्शन हो गया। गोल्जी अपरेटस की अगर हम बात करें, या फिर इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एंड प्लांट्स के अंदर इसको डायक्टोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, डिक्टोसोम्स कोई अलग चीज नहीं है। प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटस को ही डिक्टोसोम बोला जाता है, क्योंकि वहां पे गोल्जी बॉडीज जो है वो एक गोल्जी टाइप के वेसिकल्स का एक नेटवर्क होता है, इसलिए वहां पे उसको डायक्टोसोम्स बोला जाता है। तो ये फंक्शन करते हैं एज अ फैक्ट्री इन विच प्रोटीन आर रिसीव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोजी बॉडी या फिर गोजी अपरेटस के अंदर प्रोटीन्स आएंगे, एंड यहाँ पे इन प्रोटीन्स का फर्दर प्रोसेस किया जाएगा एंड आर सॉर्टेड फॉर ट्रांसपोर्ट, एंड इनकी पैकेजिंग की जाएगी, इनको शॉर्ट किया जाएगा, इनके ऊपर सिग्नलिंग की जाएगी, इनके ऊपर टैग लगाए जाएंगे कि इनको इवेंचुअल किस डेस्टिनेशन पे भेजना है। जैसे कि लाइसोसोम के ऊपर भेजना है, लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होके जाना है इसको, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसका सिक्रीशन होना है। तो इसकी जो भी डेस्टिनेशन है उसके लिए इसके ऊपर टैग लगते हैं। पहले पैकेजिंग होती है, जैसे कोई सामान होता है वैसे उसकी पहले पैकेजिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक पिन कोड लगता है, वैसे इसके ऊपर एक टैग लगता है, एक सिग्नल पेप्टाइड लगता है कि ये सिग्नल वहां पे इस अलग अलग ऑर्गेनल के लिए, अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। तो वो सिग्नल लगता है, उसके बाद इसको भेजा जाता है। तो ये गोजी अपरेटस का काम होता है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड स्फिंगोमाइलिन ये भी गोजी अपरेटस के अंदर ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर साइट होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस की। ठीक है, प्लांट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस की साइट होती है, एंड प्लांट्स के अंदर इनको डायक्टोसोम्स बोला जाता है। तो ये फंक्शंस हो गए यहाँ पे अलग अलग इनके।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो वेरी लॉन्ग फैटी एसिड चेन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हमने देख लिया राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्रोक्सीसोम होगा। प्रोक्सीसोम क्या करता है, वेरी लॉन्ग लॉन्ग फैटी एसिड चेन को ऑक्सीडाइज करता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोक्सीसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्वड इन द रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के रेगुलेशन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है। अभी जो सेल साइकिल की रेगुलेशन है, सबसे पहले अगर हम ये देखें कि सेल साइकिल की रेगुलेशन और रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ये जो है एक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस के थ्रू होती है। एंड इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस कोऑपरेट करते हैं ये साइक्लिन्स के साथ। ठीक है, साइक्लिन के साथ कोऑपरेट करके ये क्या करते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस की हेल्प से सेल साइकिल रेगुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेल साइकिल रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, सेल साइकिल रेगुलेशन साइक्लिन्स एंड सीडीकेज के थ्रू होता है। अभी जो साइक्लिन प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो साइक्लिन प्रोटीन है, साइक्लिन प्रोटीन ये सीडीकेज को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट सीडीकेज यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन्स को ये एक्टिवेट करते हैं। एंड ये दोनों मिलके क्या करते हैं, सेल साइकिल की रेगुलेशन करते हैं। ये जो सीडीकेज होते हैं, ये सीडीकेज क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं या तो एक्टिवेशन करते हैं बहुत सारे सेल साइकिल प्रोटीन्स की, एंड जिसकी हेल्प से सेल साइकिल रेगुलेट होती है। तो ये क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे एंड ये क्या करेंगे, ये बहुत सारे प्रोटीन्स या फिर प्रोटीन्स ट्रांसक्राइब करेंगे या तो उनको एक्टिवेट करेंगे एंड उसकी हेल्प से क्या होगी, सेल साइकिल की रेगुलेशन होती है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के साइक्लिन्स और सीडीकेज होते हैं, तो साइक्लिन्स होते हैं, तो साइक्लिन्स में साइक्लिन डी होता है, साइक्लिन ई होता है, साइक्लिन ए होता है एंड साइक्लिन बी होता है। ठीक है, डी ई ए बी ये सीरीज होती है साइक्लिन की। एंड सीडीकेज के अंदर यहाँ पे होता है 4 6 एंड यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 1 होता है एंड यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कौन सा किस फेज को रेगुलेट करेगा, तो यहाँ पे जो 4 6 यानी जो साइक्लिन डी एंड ई है, अब ये आपस में जो है इकट्ठे काम करते हैं। डी वाला इस 4 6 से बाइंड करके ही काम करेगा, क्योंकि ये डी वाला जब इससे बाइंड होगा तभी ये एक्टिवेट होगा। एंड एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, कुछ प्रोटीन्स को ट्रांसक्राइब करेगा या फिर एक्टिवेट करेगा और तब जाके यहाँ पे जो है सेल साइकिल रेगुलेट। तो ये जो है किन किन फेजेस को रेगुलेट करते हैं, जो ये डी एंड ई है ये रेगुलेट करता है G1 फेज को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है 2 वाला, यानी कि साइक्लिन ई एंड सीडीके ये रेगुलेट करते हैं एस फेज को। एंड इसके अलावा ए जो है ये भी एस फेज को रेगुलेट करता है, जिसके अंदर 2 एंड 1 होते हैं, ये भी एस फेज को रेगुलेट करता है। एंड लास्ट वाला जो साइक्लिन बी है, यहाँ पे साइक्लिन बी जो है ये रेगुलेट करता है एम फेज को, जिसके अंदर एमपीएफ आता है, यानी कि मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर आता है। तो वो ये साइक्लिन बी एंड CDK1 होता है। अब इस ग्राफ में अगर हम देखें, इधर साइड यहाँ पे कंसंट्रेशन है एंड इधर साइड फेज है कि किस फेज के अंदर क्या कंसंट्रेशन होगी इन डिफरेंट डिफरेंट साइक्लिन्स की। लाइक जीवन साइक्लिन क्या है, जीवन साइक्लिन यहाँ पे है ये 4 6 एंड 2। एंड इसके बाद G1S साइक्लिन ये हो गया 4 6, ये 2 हो गया एंड 2 1 हो गया। इसके बाद जैसे कि S साइक्लिन हो गया, ये हो गया 2 हो गया, 2 और 1 हो गया। M साइक्लिन हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस यहाँ पे सबसे फर्स्ट जीवन फेज आएगा। तो जीवन फेज के अंदर ये जो जीवन साइक्लिन है ये यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे जाकर ये एम फेज के ऊपर क्या हो गया, डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया और इसकी एक्टिविटी यहाँ पे इस फेज के अंदर ज्यादा देखी गई है। ठीक है, इन फेजेस के अंदर क्या देखी गई है, इसकी एक्टिविटी ज्यादा देखी गई है, यानी कि जीवन फेज के अंदर ये जीवन फेज है। देन एस फेज है, एस फेज के अंदर क्या होगा, जीवन साइक्लिन ज्यादा होंगे यहाँ।
ठीक है, G1 एंड एस साइक्लिन यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो ये ग्राफ जो है ये ऐसे हुआ। इसके बाद G2 फेज के अंदर अगर हम देखें, अब इस फेज के अंदर ये जो है यहाँ पे इसकी जब G1 फेज खत्म होने वाला था, तभी ये जो G1 एस साइक्लिन है वो स्टार्ट हो गया था अपनी एक्टिविटी यानी रेगुलेशन करना, एंड एस फेज के हाफ तक ये करेगा। इसके बाद यहाँ पे जब ये एस फेज स्टार्ट होगा एंड ये जो G1 फेज खत्म होने वाला होगा, तो जीवन फेज खत्म होने वाला होगा, तब ये एस साइक्लिन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, एम फेज तक चलेंगे ये, एंड जब एस फेज स्टार्ट होगा तो साथ में यहाँ पे एम साइक्लिन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड ये इस एम फेज तक ही एक्टिवेट रहेंगे, एंड इनकी एक्टिविटी ये एम फेज में ही ज्यादा होती है। ठीक है, ये जो पीक है ये क्या है, इनकी एक्टिविटी ज्यादा है, पीक इनकी यहाँ पे ज्यादा होती है। तो इस वे में यहाँ पे इस ग्राफ में हो गया कि कैसे सेल साइकिल की रेगुलेशन होती है। इंपॉर्टेंट ये है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये साइक्लिन होते हैं, ये सीडी के होते हैं, ये अलग अलग फेजेस के अंदर क्या करके रखते हैं, अलग अलग फेजेस के अंदर सेल साइकिल की या फिर अलग अलग फेजेस के अंदर रेगुलेशन करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल सा यही बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, कौन सा एंजाइम सेल साइकिल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, जैसे कि इसके अंदर है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस है, या तो साइक्लिन एएमपी डिपेंडेंट फोस्फोडाइस्टरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए ग्लाइकोसाइड। तो इसमें हमने देख लिया कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सीडीकेज करते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ठीक है, सीडीकेज यहाँ पे करते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूल combines with the DNA to form the nucleosome core। न्यूक्लियोसोम कोर बनाने के लिए कौन से हिस्टोन मॉलिक्यूल डीएनए के साथ कंबाइन करते हैं ताकि वो न्यूक्लियोसोम कोर बन जाए। ठीक है, जो ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो बनता है, ये जो है यहाँ पे डीएनए रैप हुआ हुआ है, एंड ये जो ये यूनिट्स है, ये यूनिट्स क्या है, हिस्टोन्स की यूनिट है, एंड ये दो न्यूक्लियोसोम जो है ये लिंकर प्रोटीन से या फिर लिंकर डीएनए से ये जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियोसोम बीड के अंदर 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं एंड 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए होते हैं, यानी कि ये एक राउंड जो लगाता है वो 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए का होता है, एंड ये 8 यहाँ पे मॉलिक्यूल होते हैं, हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं, एंड ये यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हिस्टोन मॉलिक्यूल में होते हैं H1 होता है, यहाँ पे हिस्टोन मॉलिक्यूल में इसमें अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे H2A होता है, H2B होता है, H3 एंड H4 ये होते हैं, एंड ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ये चार हो गए, ये दो दो यानी कि ये पेयर्स के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें H1 नहीं होता है, H1 H2 H3 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये एक ऑप्शन है जिसके अंदर H2A H2B H3 एंड H4 ये जो ये क्या होते हैं, दो दो जो है यूनिट्स के अंदर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम बीड जो है फॉर्म करते हैं, एंड इसके अंदर ये 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल इंक्लूड होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ द सिकल सेल अनीमिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है, फिर उनसे हमें राइट आंसर बताना है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे है बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एस इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन ए, जो चेन है हीमोग्लोबिन की। तो ये एस जो है ये सिकल सेल अनीमिया के लिए आई है, एंड ए जो है नॉर्मल के लिए आई है। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये बीटा चेन होती है एच बी एस की, ये नॉट डिफरेंट होती है एच बी ए से, ये क्या होगी, ये डिफरेंट होती है, और यहाँ पे नोट दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है, पेशेंट्स आर सेंसिटिव टू मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। कि जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर जो मलेरिया हो जाता है वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं मलेरिया के लिए। तो ऐसा भी नहीं होता है वो इनसेंसिटिव या फिर रेजिस्टेंट हो जाते हैं,
क्योंकि उनकी जो आरबीसीज की शेप है वो सिकल शेप की हो जाती है। तो जो भी पैरासाइट है उसके न्यूट्रिशन के लिए वो जो प्लेस होता है या फिर वो जो आरबीसी होते हैं वो सुटेबल नहीं होती, इस वजह से उनको वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये कैसी है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट, कि कौन सी करेक्ट है, कौन सी सही है। तो यहाँ पे जो है सही स्टेटमेंट में सही कौन सी भी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सही स्टेटमेंट यहाँ पे ना 1 है ना 2 है ना दोनों ही है, दोनों ही गलत है, और नाइदर 1 और नो और बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे करेक्ट बोला है, तो यहाँ पे करेक्ट में क्या हो जाएगा, नाइदर 1 और नो 2, की ना तो 1 ठीक है ना 2 ठीक है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है उसके जीनोम के अंदर, वन ऑफ विच गेट्स हेट्रोक्रोमेटिनाइज्ड ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट एंड बिकम इनएक्टिवेट। अब इनमें से एक जो है वो क्या हो जाता है, वो हेट्रोक्रोमेटिनाइज्ड हो जाता है, यानी कि जो यूक्रोमेटिन है इसका वो हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। Such inactivated X chromosome is one which has been contributed. अब ये पूछा है कि इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम है इज द वन विच हैज बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड, कि एक्सक्लूसिवली बाय हर मदर, की ये उसकी मदर से आया है, या तो उसके सिर्फ उसके फादर से आया है, या तो बाय एनी ऑफ द पेरेंट्स, एंड इनएक्टिवेशन इज अ मैटर ऑफ चांस, कि जो है ये किसी भी पेरेंट्स से आ सकता है, और इनएक्टिवेशन ऐसा नहीं है कि वो जो है वो सोच समझ के होगा कि वो किस क्रोमोसोम के अंदर होना चाहिए, वो एक मैटर ऑफ चांस होता है, विद मोर नंबर ऑफ लीथल सबलीथल एंड डिट्रीमेंटल जीन्स ऑन इट, कि इसके अंदर ये सब ज्यादा होते हैं तो ये जो है कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये किसी भी पेरेंट से आ सकता है, एंड इनएक्टिवेशन जो है एक मैटर ऑफ चांस होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीन रिक्वायर्ड फॉर मेल सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन इज। मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा ऐसा जीन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कौन सा जीन रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे DAX1 होता है, SXR होता है, ZFX होता है, या फिर SRY होता है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये वाई क्रोमोसोम का डायग्राम है। वाई क्रोमोसोम के अंदर एक शॉर्ट आर्म होती है, एक लॉन्ग आर्म होती है, और बीच में यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पे होता है SRY रीजन, जिसको बोला जाता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम 6। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये SRY यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, एंड ये वाई जो है ये दिस जीन इज वाई लिंक्ड। ठीक है, ये SRY जीन जो है ये वाई लिंक्ड होता है, एंड इज फाउंड ओनली ऑन द वाई क्रोमोसोम, ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम के अंदर ही पाया जाता है, एंड ये मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे होगा डी, SRY यानी कि सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई। ये क्या होता है, ये ऐसा जीन होता है जो कि मेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ह्यूमंस के अंदर रिक्वायर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस ऑफ द प्लाज्मा जीन्स। प्लाज्मा जीन्स के रेफरेंस में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हम जो है करेक्ट बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्लाज्मा जीन्स क्या होते हैं, प्लाज्मा जीन्स जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। प्लाज्मा जीन्स जो है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डिटरमाइनर होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ये होते हैं, यानी कि ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एंड ये जो है वैसा ही काम करते हैं जैसे कि क्रोमोसोमल जीन्स करते हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये उन क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो इनमें से बताना है हमें कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लाज्मा जीन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के इनसाइड होता है।
ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट। दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, सही है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं। दे आर ट्रांसमिटेड बाय द मीन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, ये भी सही है, साइटोप्लाज्म के थ्रू ही जो है ट्रांसमिट होते हैं। दे आर नॉट कैपेबल ऑफ म्यूटेशन, ये भी यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है 2 एंड 4 ये सही है। 2 एंड 3 सॉरी, 2 एंड 3 स्टेटमेंट जो है ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 एंड 3 है, 2 एंड 4 है, 1 2 3 4 चारों ही है, या फिर 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए टेक्स द शेप ऑफ। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का, वो किस शेप का होता है? क्लोवर लीफ का होता है, इन्वर्टेड जे होता है, इन्वर्टेड टी होता है, या फिर इन्वर्टेड एल होता है? इसके अंदर अगर हम देखें, ये इन्वर्टेड एल शेप का होता है। ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप का होता है। अब कुछ के अंदर क्लोवर लीफ जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। ठीक है, क्लोवर लीफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एंड ये होले ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अलावा ये जो है इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर होता है, ये होता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, इन्वर्टेड एल टर्सरी स्ट्रक्चर। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लैक ओपेरॉन व्हेन डाइसैकेराइड एंटर्स द सेल। जब सेल के अंदर डाइसैकेराइड एंटर करता है तब लैक ओपेरॉन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले हम ये जो लैक ओपेरॉन मॉडल है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो लैक ओपेरॉन मॉडल है इसके अंदर एक तो यहाँ पे एक इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है, एक इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। अब यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर कोई भी बाहर से आने वाला, जैसे कि डाइसैकेराइड एक इंड्यूसर ही का ही काम करता है। तो यहाँ पे जब एक इंड्यूसर एब्सेंट होता है उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे जो है रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। रिप्रेसर एमआरएनए क्या करता है, जो है ये आरओ, यानी कि ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर से बाइंड करता है। ठीक है, ये प्रमोटर हो गया, ये इसका प्रमोटर हो गया। तो ये क्या करेगा, सिंपली ये इस रिप्रेसर से, ये रिप्रेसर क्या करेगा, इस ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा, और ये जो है स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। ठीक है, रिप्रेशन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। एमआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी इन स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर हम प्रेजेंस की बात करें कि इंड्यूसर अगर है, इंड्यूसर फॉर सपोज यहाँ पे डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड यहाँ पे इंड्यूसर है। तो डाइसैकेराइड इंड्यूसर होने की वजह से, जैसे कि यहाँ पे हमने नॉर्मल देखा था कि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन या फिर रिप्रेसर एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए ने ये रिप्रेसर बना दिया। अब ये रिप्रेसर जो है ये इंड्यूसर क्या करता है, इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाता है, रिप्रेसर को ये इनएक्टिवेट कर देता है। अब रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया तो वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाएगा इससे, एंड ये फ्री रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट है वो चलती रहेगी, एंड वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA इनको ट्रांसक्राइब कर देगा, एंड यहाँ पे लैक एमआरएनए बना देगा, जो कि फर्दर यहाँ पे बनाता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, यहाँ पे परमेज एंड ट्रांस एसिटाइलेज ये बना देता है। ठीक है, ये टाइप के यहाँ पे प्रोटीन बन जाते हैं, ये टाइप के, यानी कि यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, देन ट्रांसलेशन होगी। तो जब इंड्यूसर प्रेजेंस की इंड्यूसर की प्रेजेंस होती है तभी यहाँ पे क्या होता है, तभी यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन होती है। इंड्यूसर नहीं है तो कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जब ये इंड्यूसर प्रेजेंट है, जब ये इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इस कंडीशन में होगी। एंड यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करें, इट बाइंड्स टू द बाउंड रिप्रेसर, कि ये क्या करता है, डाइसैकेराइड जब सेल के अंदर एंटर होता है तो ये बाउंड रिप्रेसर से जो है बंध जाता है, एंड टू द ऑपरेटर,
ऐसा नहीं होगा, अगर ये रिप्रेसर से ही बन जाएगा तो ये ऑपरेटर से नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। एंड स्ट्रक्चरल जीन आर ट्रांसक्राइब बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज कैन रिकॉग्नाइज एंड बाइंड द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, ये गलत है। इट बाइंड्स टू रिप्रेसर, डाइसैकेराइड जब सेल के अंदर एंटर करता है तो ये रिप्रेसर से बाइंड हो जाता है। हमने देखा था रिप्रेसर से अगर बाइंड होगा तो रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा, तभी ऑपरेटर फ्री होगा एंड आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से वहां पे क्या होंगे, जो वहां पे स्ट्रक्चरल जीन थे वो ट्रांसक्राइब होंगे। तो रिप्रेसर से जब ये बाइंड हो जाता है तो स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, ये ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब होंगे क्योंकि रिप्रेसर हैज एन अल्टर्ड कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे जब रिप्रेसर एक इस डाइसैकेराइड से बाइंड करेगा, डाइसैकेराइड जब इस रिप्रेसर से बाइंड करेगा, साथ में क्या कर देता है, इसकी कॉन्फर्मेशन को ऑल्टर करता है। कॉन्फर्मेशन ऑल्टर होती है तभी ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है तभी ये उस पे बाइंड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे ऑल्टर हो जाती है कन्फर्मेशन एंड इज इनएक्टिवेटेड एंड डजंट बाइंड टू द ऑपरेटर, एंड ये इनएक्टिवेट हो जाता है एंड ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटरेक्ट विद द ऑपरेटर, कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ऑपरेटर से, एंड आरएनए पॉलीमरेज कैन रिकॉग्नाइज द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, ये भी गलत है। and the membrane protein has an altered conformation and doesn't interact with the operator, कि यहाँ पे इसकी प्रोटीन की मेम्ब्रेन प्रोटीन की कन्फर्मेशन ऑल्टर हो जाती है एंड ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे बात रिप्रेसर की थी, ना कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की, thus leading to the transcription of the structural gene। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही स्टेटमेंट क्या है, ये क्या करता है, डाइसैकेराइड जब सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर से बाइंड होने के बाद उसकी कॉन्फर्मेशन को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाएगा एंड ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। ऑपरेटर फ्री, ऑपरेटर फ्री, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसलेशन होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब बिकॉज द रिप्रेसर हैज एन ऑल्टर्ड कन्फर्मेशन, इज इनएक्टिवेटेड एंड डजंट बाइंड टू द ऑपरेटर, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता है, तभी जाके वहां पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन होती है। तो लैक ओपेरोन का यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई डाइसैकेराइड आ गया, या फिर हम बोल सकते हैं सिंपली कोई इंड्यूसर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहां पे जो है ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगी या फिर ऑफ होगी। कब ट्रांसक्रिप्शन ऑन होगी, कब ऑफ होगी, इन्हीं के अराउंड ही क्वेश्चन इन लैक ओपेरोन मॉडल के ऊपर पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।